हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स का पेपर तो आप लोग दे चुके और इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद अब अगली जो हमें जंग जीतनी है वो जीतनी है हमें बिजनेस स्टडीज़ की। बेटे बिजनेस स्टडीज़ में मार्क्स लेने अगर आप प्लानिंग से पढ़ें तो बहुत आसान है और अगर आप कुछ भी करते रहें तो बहुत ही मुश्किल है। बिजनेस स्टडीज़ में जो आपको सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ें आती हैं वो कहते हैं कि केस स्टडीज़ होती हैं। केस स्टडीज़ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए कि केस स्टडी कोई कॉमन सेंस की चीज़ नहीं है कि आपके अंदर अगर कॉमन सेंस है तो आप कर देंगे, नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, केस स्टडी करने के लिए आपको पहले अपना टॉपिक, अपना कंटेंट पता होना चाहिए तो आप केस स्टडी कर पाएंगे। मैं आपको बहुत ही कम समय में, बहुत लेट में आपको रिकॉर्डेड वीडियो ये भेज रहा हूँ। आप मेरे बोर्ड के यहाँ टाइम भी देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम हो रहा है रात के 10:30 बज चुके हैं। 18 मार्च डेट है और 25 तारीख को आपका पेपर है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास समय कम है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स से अप्रॉक्सीमेटली 80% आपकी केस स्टडीज़ इन्हीं टॉपिक से आएंगी। ये आप मान कर चलिएगा, जब आपका 25 तारीख को पेपर हो जाए तो आप अपने पेपर को मैच कर लीजिएगा इन टॉपिक्स से। 80% टॉपिक, इवन MCQ भी अगर हैं तो आपको इन्हीं टॉपिक्स में से आपको कंटेंट मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 80%। आज 18 तारीख है, अगले कुछ दिन तक 19, 20, 21, 22, 23, 24 तारीख तक 6 दिन है हमारे पास। 6 दिन में जो लोग भी YouTube पे क्लासेस देखें उनके लिए क्या किया जाएगा कि जो भी मैं अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ उस ऑफलाइन बैच का जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप अगले कुछ दिन तक बहुत ही रेगुलर रहें, बहुत ही ध्यान से देखते रहें। जिन बच्चों ने मान लीजिए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास आने वाले 6 दिन की अपडेट मिलती रहे। उन 6 दिनों में हमारा फोकस होगा आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज़ पर और MCQs पर। इन 3 चीज़ों पर जो है फोकस होगा, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो या एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्लास भेजी जाए। तो आप 6 दिन में, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तो बेटे ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बाहर से हमारा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैंने कहा है 80%, क्योंकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं करना चाह रहा, मैं अपने आप को डाउन ही रखना चाह रहा हूँ। मैं आपको 80% कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा पेपर ही इन टॉपिक से आए, एक भी टॉपिक आपका बाहर ना हो। ठीक है, तो जरा देखते हैं। और दूसरी बात, अब आप में से कोई भी बच्चा, पहली बात, अब आप चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश मत करना। चैप्टर वाइज आप पढ़ चुके जो आपको पढ़ना था, अब आपको मालूम है फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स हैं, थर्ड चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब उसमें ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको जो टॉपिक बताऊं और कोशिश करिएगा इसी सीक्वेंस में करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो आप लोगों को करना चाहिए वो है हमारा यहाँ पर आपके सबसे पहला टॉपिक है आपका प्लानिंग प्रोसेस। यानी कि आप समझिए मेरी बात, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने बुक से सारी की सारी जो आपकी प्रोसेस हैं, कहाँ कहाँ पर हैं प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस है। मैं जरा पेन दूसरा ले लेता हूँ कि आपको अच्छा दिखाई दे। और आपका जो है प्लानिंग प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस, सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस कर लो। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स लर्न कर लो कि पहला स्टेप क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है, डेवलपिंग प्रेमाइसिस होता है, पूरा उसको याद कर लो कि पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे करके आप पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस याद करो। और टू एंड फ्रो याद करो। टू एंड फ्रो, पहले से लेकर आखिरी तक, आखिरी से लेकर पहले तक। पेपर में इसकी केस स्टडी कैसे आती है, पेपर में इसमें आपको एक पर्टिकुलर स्टेप के बारे में बता दिया जाएगा और कहेगा उसके पहले के 2 स्टेप बता दो, उसके बाद के 2 स्टेप बता दो। इस तरीके से आपसे केस स्टडी पूछी जाती है। उसके बाद ऐसे ही आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक,
आपका चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तीसरा जो टॉपिक है वो आपका है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस, करेक्ट। और स्टाफिंग के चैप्टर में स्टाफिंग प्रोसेस के साथ साथ एक टॉपिक और भी है, सिलेक्शन प्रोसेस। सही है। देखिए हमारे चैप्टर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में कोई प्रोसेस नहीं है, स्टाफिंग में 2 हैं। तो हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर 5 प्रोसेस हैं। वो 5 की 5 प्रोसेस पहले नंबर पे कर लीजिए। पहला काम तो ये, ठीक है। दूसरा काम जो इस बार मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, ये वाला टॉपिक 100% आपको 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक दिलवा देगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये लास्ट ईयर बैच में डिलीट हो गया था और इस बार ये दोबारा ऐड हो गया। कोई भी होम एग्जाम ऐसा नहीं गया होगा जहां पर ये टॉपिक ना मिला हो, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में आपको पता है 4 टाइप के आपके बैरियर होते हैं। आराम से उनके नेम पढ़िए कि वो नेम कौन कौन से हैं और वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, करेक्ट। तो सिमेंटिक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, पर्सनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। इन चारों टाइप के बैरियर्स को बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से तैयार करिए। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, ये 2 टॉपिक ही आपको कम से कम 10 से 12 नंबर दिलवाएंगे। उसके बाद आते हैं आगे, मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग में ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, लेकिन इसके अंदर भी आप वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करके जाइएगा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इन 2 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। 3 ही ट्रेनिंग है आपकी, अप्रेंटिसशिप, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप और तीसरी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तीनों ही करके जाइएगा, मुझे उम्मीद है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको पता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 2 होते हैं। एक तो होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में आते हैं आपके एक तो ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन, और एक्सटर्नल में आपके कई सारे आते हैं। बेटे यहाँ से भी आपको, यहाँ से मुझे उम्मीद है एक्सटर्नल पे तो आपको मिल जाएगा MCQ, और इंटरनल एक्सटर्नल इनमें से आपको मिलते हैं कि इंटरनल की एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक्सटर्नल की एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद करिएगा फंक्शंस ऑफ सेबी। बेटे ये चला गया मैं पार्ट बी में, ये मैं आपके चैप्टर 9 to 12 वाले पोर्शन में चला गया। पार्ट बी में फाइनेंशियल मार्केट में चला गया मैं। तो फाइनेंशियल मार्केट से फंक्शन ऑफ सेबी, फंक्शन के 3 सेबी के फंक्शन होते हैं। सेबी का सबसे पहला फंक्शन प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शन। तीनों के तीनों फंक्शन अच्छे से रट लेना, इस पर अधिकतर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये भी आपका किससे है, फाइनेंशियल मार्केट से ही है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखो एक बच्चा कहता है सर मेरे को नहीं आती फाइनेंशियल मार्केट। भाई तू मत पढ़, लेकिन तू केवल क्या पढ़ ले, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ ले। ट्रेजरी बिल क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। और अगर तू भी नहीं पढ़ पा रहा, मेरे बेटे तू भी नहीं पढ़ पा रहा ये टॉपिक, तो एक काम करना, अगले 5 दिन में मेरी क्लासेस देख लेना, तो मैं ये सारे टॉपिक वहाँ पर एक बार दोबारा से पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात, मैं अभी आपके YouTube के प्लेटफॉर्म पर बहुत नया हूँ, लेकिन ऑफलाइन टीचिंग में मैं बहुत पुराना हूँ। मेरी आधी से ज़्यादा उम्र बच्चे पढ़ाने में ही निकल गई है, ठीक है। तो कृपा करके अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, और इन क्लासेस का एडवांटेज मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी होता है और साथ ही साथ कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट को भी हो जाता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप कृपा करके इन टॉपिक को अच्छे से करिए, क्योंकि आप में से अगर किसी बच्चे के भी नंबर मेरे थोड़ा बहुत पढ़ाने की वजह से अच्छे आ जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये बहुत खुशी की बात है टीचर के लिए, टीचर कुछ बता और बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं। अगले बार आते हैं हम, अगला आता है आपका मैथड ऑफ फ्लोटेशन इन दी प्राइमरी मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, मैथड ऑफ फ्लोटेशन। जब कंपनी पहली बार पैसा रेज करती है तो उसके लिए वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो राइट इशू की तरफ जाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। तो ये जो हमारे 5 मेथड हैं मैथड ऑफ फ्लोटेशन, ये भी हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट से, तो फाइनेंशियल मार्केट से ही जरूर करिएगा। उसके बाद आती है मार्केटिंग फिलॉसफीज, मार्केटिंग की फिलॉसफीज आती हैं, ठीक। तो मार्केटिंग फिलॉसफीज जो हैं
मार्केटिंग फिलॉसफीज आपको पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर में, और 5 फिलॉसफीज हैं इसकी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटियल कॉन्सेप्ट, ये 5 आपकी अलग अलग फिलॉसफीज हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ये टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टाइप के डिसीजन होते हैं। वो डिसीजन कौन से हैं? वो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। करेक्ट, पैसा कहाँ से लें, कहाँ पर लगाएं, और जो पैसा हम कमा लें उसको बांटते हुए किन बातों का हमें ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, हमारी अर्निंग कैसी होनी चाहिए, अर्निंग ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड, कम है तो कम डिविडेंड, इस तरीके के पॉइंट वहाँ पर लिखें और वहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिए। कल जो मेरी क्लास होगी, कल क्लास में सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स को ही हम डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास आप अगर देख लेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके डन हो जाएंगे। मेरा इस टाइम रात को 10:30 बजे आई वॉज आउट ऑफ सिटी। मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा, अपने कोचिंग पे पहुंचा, मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मुझे ये कंटेंट आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज बच्चा फाइन आर्ट्स का पेपर जो देकर आया होगा उसका एक दिन तो आज का ख़राब हो ही गया, अब आगे का दिन उसका ख़राब ना हो। एटलीस्ट मैं रात को भी दे दूंगा, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रात को ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रात को भी 10, 10:30, 11 बजे भी उसको ये कंटेंट दे दूंगा तो एटलीस्ट उसके पास पढ़ने का समय होगा, पढ़ने के लिए टॉपिक्स होंगे। उसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे कौन कौन सी बातें इंपैक्ट डालती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, और तो सर आपने बोला था कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर याद कर लो। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मिक्स बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, मैं कितना उधार लूं, कितना अपने पास से लगाऊं, इसका मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो है हमारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको छोटे क्वेश्चन भी मिलते हैं और केस स्टडी भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा बेटे, इन सारे टॉपिक्स पर आपको केस स्टडी मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अगला आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब मैं ये बताता हूँ आपको, यहाँ क्या होता है, ये जो एक टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये एक बार ऐसा हुआ कि ये कभी टीचर एक्सपेक्ट नहीं करते थे इतना। इसमें 11 टॉपिक हैं, 11 पॉइंट्स हैं जो मार्केटिंग के फंक्शन है। तो मार्केटिंग के फंक्शन पे एकदम से एक बार एक 6 नंबर की केस स्टडी आ गई। मार्केटिंग के फंक्शन में ब्रांडिंग भी आता है, लेबलिंग भी आता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी आता है, वेयर हाउसिंग भी आता है, ठीक है। ये सारे फंक्शन ये किसके हैं? मार्केटिंग के फंक्शन है। मार्केटिंग रिसर्च करना भी आता है, मार्केटिंग प्लानिंग भी आता है, ये सारे मार्केटिंग के फंक्शन है। आप अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिएगा या किसी भी रिफ्रेशर से आप पढ़ते हो तो ये टॉपिक ऐसा है जिसे ना बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कृपा करके आप इसको इग्नोर मत करिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, देखिए मैंने कहाँ से उठाया क्वेश्चन, ये आपका पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जब आप पहला चैप्टर अपना खत्म करते हैं, पहले चैप्टर में आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं मैनेजमेंट की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, प्रोफेशन पढ़ते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन का, और कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस जरूर करिएगा। अब आते हैं अगला, फेयोल के प्रिंसिपल। फेयोल के प्रिंसिपल, फेयोल के प्रिंसिपल के लिए आप बिल्कुल सोचकर चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। फेयोल या टेलर, फेयोल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल और टेलर की टेक्निक, ये आपका चैप्टर 2 का कंटेंट है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको इसमें ये बताता हूं कि फेयोल के प्रिंसिपल जो हैं, आप सीधे मत पढ़िए प्लीज, सीधे मत पढ़िए, ये मत पढ़िए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आप ये पढ़िए कि अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आएगी तो इसका मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क। जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है वो केस स्टडी में आती है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। इस प्रिंसिपल को लर्न करने का एक तरीका भी है जो मैं अपने ऑफलाइन बैच को मैं बच्चों को बताता भी हूं। 14 प्रिंसिपल को याद करने का तरीका है डैड यू सी USSR OIC,
ये स्पेलिंग एक आप याद कर लीजिए, DADUCUSSROIC, करेक्ट। तो ये आपके 14 के 14 प्रिंसिपल्स के इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, इक्विटी, एस्पिरिट, डी कॉर्प्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 14 के 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं। एक बार आप इन्हें इस तरीके से लिख कर भी आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आता है बेटे फ्री के नंबर दिलवाने वाला, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट पे आते हैं। डायमेंशंस की बात करते हैं बेटे। यहां से देखिए, ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर 3, और इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, मोस्टली यहां से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक मैं यहां लिखना भूल गया, मुझे लिखना था, वो था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के बारे में। वैसे तो अगर आ भी गया तो आप अपने आप ही लिख देंगे डीमोनेटाइजेशन के बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए, डीमोनेटाइजेशन क्या था, ये आप लिख देंगे अपने आप। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ प्लान्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ प्लान्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, टाइप ऑफ प्लान में हमारे 3 टाइप के प्लान्स होते हैं। एक होता है आपका सिंगल यूज प्लान, एक होता है आपका स्टैंडिंग प्लान, एक होता है आपका जर्नल प्लान, करेक्ट। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले तो तीनों कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। तीनों कैटेगरीज में कौन कौन से प्लान्स हैं ये पता होने चाहिए, और वहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि ये जो इसने प्लानिंग करी है ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये स्ट्रैटेजी है, ये बजट है, ये प्रोग्राम है, ये रूल है, ये पॉलिसी है, कुछ भी आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से 2 हैं, एक है पॉलिसी और एक है स्ट्रैटेजी। 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। इन 2 टॉपिक्स को ध्यान से करिएगा। उसके बाद फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। बेटा ये आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, वहां पर फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। जब एक छोटा बिजनेस होता है, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, एक बड़ा बिजनेस होता है लेकिन वो एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है, तो वहां हम लगाते हैं फंक्शनल। जब हम फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर देते हैं कि भाई HR डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो जब हम फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर देते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और जब हम प्रोडक्ट के बेस पर बांट देते हैं कि भाई हमारा जो एक प्रोडक्ट एक जगह बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट दूसरी जगह बनेगा, जब एक कंपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है तो हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो बेटे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपकी मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी, मैस्लो की मोटिवेशन नीड हायरार्की थ्योरी, जिसके अंदर मैस्लो ने बोला कि पहले बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपका नीड का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और बेसिक नीड से लेकर एस्टीम नीड्स तक आप जाते हैं। तो प्लीज मैस्लो की थ्योरी भी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है टाइप ऑफ लीडरशिप। टाइप ऑफ लीडरशिप अगेन 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें केवल लीडर ऑर्डर देता है और सब उसको फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक में सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस को क्या करता है, वेलकम करता है। और उसके बाद तीसरा आपका आता है लेजर फेयर, जिसमें वो ज़्यादा इंटरफेयर ही नहीं करता, कहता भाई आप तो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस लोग हो, तो आप लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो चलो सब अपने आप ही कर लो। तो बेटे मैं आपको अभी कोई भी कंटेंट पढ़ा तो रहा ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर आप आज रात को बैठकर पढ़ रहे हैं या कल भी आप पढ़ें, जब तक आपके पास मेरी अगली वीडियो नहीं आती तब तक आप कृपा करके इन टॉपिक्स को पढ़ लें अच्छे तरीके से, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी, बढ़िया नंबर आएंगे। अगला आता है इंपॉर्टेंस। बेटे हमारे 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्शंस नहीं है, डायरेक्टिंग वर्ड है, गलती से टाइप हो गया, डायरेक्टिंग सही है। कहीं कोई बच्चा पूछ ले कि, कहीं बच्चा सोच ले कि अभी तो सर को चैप्टर का नाम ही नहीं पता, तो सर पढ़ाएंगे तो क्या। डायरेक्शन नहीं है, वर्ड डायरेक्टिंग है। तो चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग। 5 हमारे फंक्शन होते हैं, पांचों के पांचों फंक्शन की इंपॉर्टेंस कर लेना सबसे आखिर में। ये मानकर चलो 24 तारीख को कर लेना, 25 को तुम्हारा पेपर है, तो 25 तारीख से पहले 24 तारीख को पढ़ लेना। देख लेते हैं भाई प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंस एक साथ करना। मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, आप ऐसे करके देखो आपकी क्या बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।
और नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी वो क्या मिलेगी, जिसके अंदर मैंने ये सारे के सारे टॉपिक एक ही क्लास के अंदर समझाए होंगे, चाहे वो क्लास 1 घंटे की हो चाहे वो 1.5 घंटे की हो। वो क्या होगा, जो मैं अपना ऑफलाइन बैच पढ़ाऊंगा उस ऑफलाइन बैच की पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। तो चाहे उसे मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे देखें, चाहे मुझे मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे देखें, कोई भी देखे बेटे, 20 बच्चे देखें, 50 बच्चे देखें, 100 बच्चे देखें, कोई भी देखे, 2 बच्चे देखें, बस उन्हें फ़ायदा होना चाहिए थोड़ा बहुत भी मेरे पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया करके पेपर करके आएँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये टॉपिक्स भी कर लिए तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर अच्छा चला जाए, अगर इन टॉपिक्स को करके पेपर में कुछ मिल जाए तुम्हें बढ़िया, तो आना और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर फ़ायदा हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।